सभी ज्योतिष प्रेमियों को प्रणाम। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर R.B. धमन और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नक्षत्र क्या होता है। नक्षत्र दो शब्दों को मिला करके बना है और नक्षत्र का जो पहला आधा भाग है वो है नक्त मतलब रात्रि और दूसरा आधा भाग है छत्र अर्थात प्रभुत्व, छाता। छाए हुए हैं आकाश में उस मार्ग पर वो तारों का समूह जो सौर मंडल में ग्रहों का भ्रमण मार्ग है। तो इस तरह से नक्षत्रों को जाना जा सकता है, नक्षत्रों को पहचाना जा सकता है। इनको नाम के साथ जानने के लिए 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक 27 की संख्या में हम जानते हैं। और नक्षत्र रात्रि में तो तारे सौर मार्ग पर दिखाई देते हैं, उन तारों के अलग अलग समूह का ही नाम है नक्षत्र। ग्रहों का जो भ्रमण मार्ग है उस पर स्थित ये तारों के समूह नक्षत्रों को समझने के लिए एक्चुअली ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के सौर मार्ग का मैप देखना होगा। राशियों का वर्गीकरण या फिर नामकरण कह सकते हैं, ये तो बहुत बाद में हुआ है। दरअसल वैदिक काल में सबसे पहले नक्षत्रों को ही जाना और पहचाना जाता था और नक्षत्रों का ही प्रयोग फलादेश के लिए या ज्योतिष के सभी कार्यों के लिए नक्षत्रों को ही प्रयोग में लाया जाता था। हमारे पूर्वज ऋषि ये जानते थे कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में किस तरह का फल प्रदान करता है और वैदिक काल में सबसे पहले नक्षत्रों को इसीलिए उपयोग में लाया जाता था। इसके बहुत बाद राशियों का आगमन हुआ। नक्षत्रों के द्वारा हम ग्रह के फल को बड़े अच्छे ढंग से जान सकते हैं, यानी बड़ी बारीकी से और सूक्ष्मता से हम उसके हर पहलू को जान और समझ सकते हैं। विशेषता है राशियों की तुलना में नक्षत्रों में ये। और आप जानते ही होंगे कि नक्षत्र 27 होते हैं और 27 नक्षत्रों का वर्गीकरण चंद्रमा के आधार पर किया गया है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को चक्कर लगाने 27 दिन का समय लगता है। इसलिए हम पूरे जोडियक या सौर मार्ग को 27 बराबर भागों में बांट देते हैं तो हमें 27 नक्षत्रों को जान पाते हैं। सौर मंडल में एक भाग तो पूरा जोडियक बेल्ट, मतलब यह है कि ग्रहों का सौर मार्ग, जिस मार्ग पर सभी ग्रह भ्रमण करते हैं। सौर मार्ग पर सारी 12 राशियां कुछ और नहीं बल्कि तारों के बड़े ग्रुप ही हैं और एक राशि 2.25 नक्षत्रों को मिला करके बनती है। पूरा सौर मार्ग 360 डिग्री का होने से 12 राशियों का मतलब यह है कि 12 भाग दे दिया जाए तो 30-30 डिग्री की 12 राशियां एक राशि बन जाती है। लेकिन नक्षत्रों का वर्गीकरण हम अलग ढंग से करते हैं। नक्षत्र हैं 27, तो हम 360 डिग्री को अगर बराबर भागों में 27 जगह बांटते हैं तो हमें 13 अंश 20 कला या 13 डिग्री 20 मिनट डिवाइड करने से 27 नक्षत्र प्राप्त हो जाते हैं। मतलब 360 डिग्री के संपूर्ण सौर मार्ग को 27 बराबर भागों में बांटना है तो एक भाग 13 डिग्री 20 मिनट का प्राप्त होगा। यही एक भाग एक नक्षत्र कहलाता है। राशियों की तुलना में नक्षत्रों की विशेषता यह है कि इसमें कुछ और तारामंडल भी जुड़ जाते हैं जो राशियों में नहीं लिए जाते। यहाँ समझने के लिए नक्षत्र का वर्गीकरण चंद्रमा के आधार पर हो रहा है, इसलिए चंद्रमा का नक्षत्र बहुत गहरा संबंध है चंद्रमा से। इसीलिए हमारे पूर्वज आचार्यों ने नक्षत्रों को चंद्रमा से जोड़ करके समझा और देखा। गहरा संबंध चंद्रमा से इसीलिए है। दोस्तों, आपने विद्वानों से सुना ही होगा कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था, परंतु चंद्रमा को केवल रोहिणी अधिक प्रिय थी। ये दक्ष की 27 पुत्रियां कुछ और नहीं, ये 27 नक्षत्र ही हैं। और चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र इसलिए ज्यादा प्रिय है क्योंकि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जब होता है तो उसका प्रभाव प्रसन्नता,
नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो अच्छा फल देने लग जाते हैं चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र इसीलिए चंद्रमा का उच्च नक्षत्र भी कहलाता है। चंद्रमा इस नक्षत्र में उच्च ही होते हैं, इसलिए चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र बहुत प्रिय है। ये सब इसी को दर्शाता है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है, इसलिए चंद्रमा 27 दिन में 27 नक्षत्रों का भोग कर लेता है, यानी एक नक्षत्र एक दिन में। मतलब यह है कि अपनी हर एक पत्नी के लिए एक दिन। वैसे अनेक जगह नक्षत्रों की संख्या 28 भी बताई गई है। इसमें 28वां नक्षत्र अभिजीत है, जो मुहूर्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका प्रयोग मुहूर्त में ही केवल किया जाता है, और इसलिए इसका आम तौर पर नक्षत्र फल में या नक्षत्रों की गणना में जहाँ जहाँ नक्षत्रों से गणना की जाती है उसमें ज़्यादातर में प्रयोग नहीं किया जाता, यानी 27 नक्षत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। जन्म कुंडली की अधिकांश एनालिसिस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अभिजीत नक्षत्र का फल और प्रयोग किसी मुहूर्त वाले वीडियो में हम आपको समझा देंगे। आज के वीडियो में हम समझेंगे सभी नक्षत्रों के नाम और उनकी क्रम संख्या। सबसे पहले सभी 27 नक्षत्रों को हम आसानी से याद करने के लिए, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं नक्षत्रों से संबंधित पूरी तरह से अगर आपको गहराई से समझ में तभी आएगी जब आप सभी नक्षत्रों को जान जाएंगे, सभी नक्षत्रों के नाम भी आपको याद हो जाएंगे। तो आसानी से याद करने के लिए हम 27 नक्षत्रों को 9-9 के 3 भागों में बांट लेंगे, जिससे इनको याद करने में बड़ी आसानी होती है। और सबसे पहले हम जो भाग लेंगे 9 नक्षत्रों का, उसमें अश्विनी पहला नक्षत्र है और भरणी दूसरा नक्षत्र है, कृतिका तीसरा, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आर्द्रा, सातवां पुनर्वसु, पुष्य, आठवां और 9वां है अश्लेषा नक्षत्र। तो इनके जो 9 नक्षत्र आपने समझे, इन 9 नक्षत्रों के 9 ग्रह ही स्वामी होते हैं, लॉर्ड होते हैं, यानी इन 9 ग्रहों का अधिकार इन 9 नक्षत्रों पर है। जैसे अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हैं केतु, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, कृतिका के सूर्य हैं, रोहिणी के चंद्रमा ही हैं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र की जो कथा मैंने आपको सुनाई कहानी, जहाँ पर 27 पत्नियों वाली कहानी, आप समझ सकते हैं रोहिणी नक्षत्र प्रिय है और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का ही नक्षत्र इसलिए हुआ। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, आर्द्रा राहु का नक्षत्र है और पुनर्वसु नक्षत्र है बृहस्पति का। पुष्य नक्षत्र 8वां नक्षत्र शनि ग्रह का है और 9वां अश्लेषा नक्षत्र है जो कि बुध का नक्षत्र है। तो दोस्तों बड़ी आसानी से आप इन 9 नक्षत्रों को याद कर सकते हैं और इन 9 नक्षत्रों के स्वामियों का यही क्रम भी आप याद रखें साथ के साथ। फिर दूसरा भाग जो 9 का है उस पर आते हैं। इसमें 10वां नक्षत्र है मघा, इसके फिर स्वामी केतु ही हैं पहले की तरह। प्रथम वहाँ पर जो नक्षत्र था अश्विनी, उसके स्वामी केतु थे। तो इसी तरह से ही इस 9 की पंक्ति में भी आपको केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु और शनि और बुध, यही क्रम रहेगा ग्रहों के स्वामित्व का। ग्रह इन नक्षत्रों के स्वामी इसी प्रकार से रहेंगे। इसमें 10वां नक्षत्र मघा है और 11वां पूर्वा फाल्गुनी है, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां हस्त, 14वां चित्रा, 15वां स्वाति नक्षत्र, 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा और 18वां है ज्येष्ठा नक्षत्र। तो इनके स्वामी भी आप इसी तरह से ज़रूर याद कर लें, क्योंकि आगे की क्लासेस में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मघा नक्षत्र के स्वामी हैं केतु, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य, हस्त के हैं चंद्रमा, यानी चंद्रमा हस्त के भी स्वामी हैं, रोहिणी के तो थे ही। चित्रा के स्वामी मंगल हैं और स्वाति नक्षत्र के राहु ग्रह हैं। विशाखा के बृहस्पति, अनुराधा के शनि और ज्येष्ठा के बुध।
अब ये 2 पंक्तियों में आपने 9-9 की 18 नक्षत्रों को समझा और 18 नक्षत्र उम्मीद है कि आपको कुछ याद हो गए होंगे, नहीं तो अभ्यास से आप अवश्य याद कर लीजिएगा। फिर तीसरी पंक्ति को लेते हैं, इसमें भी 9 नक्षत्र हमने लिखे हैं और ये 9 नक्षत्र हैं मूल से शुरू करके और रेवती तक। मूल नक्षत्र के स्वामी फिर से केतु ही हैं, यानी इस 9 के ग्रुप में भी केतु से ही शुरुआत होगी और बुध पर ही समाप्ति होगी। मूल नक्षत्र 19वां नक्षत्र और 20वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा और 22वां नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। 23वां नक्षत्र धनिष्ठा, 24वां शतभिषा, 25वां पूर्वा भाद्रपद और 26वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। 27वां नक्षत्र रेवती है। इन नक्षत्रों के स्वामी भी आपको याद साथ के साथ मैं करवाता चलूं। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र हैं, उत्तराषाढ़ा के सूर्य, 22वें श्रवण नक्षत्र के चंद्रमा ही हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, शतभिषा के राहु, पूर्वा भाद्रपद के गुरु और उत्तरा भाद्रपद जो कि 26वां नक्षत्र है इसके शनि हैं, 27वां रेवती नक्षत्र है इसके स्वामी बुध हैं। तो यहाँ पर एक बात आपने बड़े ध्यान से समझी होगी कि इन तीनों ग्रुपों में ये जो 1 से लेकर 9 तक और 10 से लेकर 18 तक, फिर 19 से लेकर 27 तक, इन तीनों ग्रुपों में हर ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी बन जाता है। तो वो 3 नक्षत्र आपको अपने हिसाब से अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने पास नोट कर लेने हैं। जैसे आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि केतु का नक्षत्र, केतु को आप पहले लिखें, पहले केतु लिख करके फिर उसके सामने अश्विनी, मघा और मूल लिख लीजिए, तो केतु के नक्षत्र ये 3 हो गए। इसी तरह से आप शुक्र के नक्षत्र लिखना चाहें तो शुक्र पहले लिखेंगे, फिर भरणी लिख लीजिए, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लिख लीजिए। तो ये 3-3 नक्षत्र एक ग्रह के हिस्से में आते हैं, तो बड़ी आसानी से आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत आपको सभी क्लासेस में पड़ेगी। जो मैं आज से आरंभ कर रहा हूँ नक्षत्र की क्लासेस, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी, तो नक्षत्रों से जो एस्ट्रोलॉजी है उसके लिए सबसे पहला जो है ये ज़रूरी है कि आपको सभी नक्षत्रों के नाम और उन सभी नक्षत्रों के स्वामियों का नाम भी याद होना ज़रूरी है। अब इसके बाद थोड़ा सा और अगर आप इसको गहराई से समझना चाहें तो फिर इन नक्षत्रों की डिग्रियां भी आप समझ लीजिए। डिग्रियां कैसे समझेंगे कि यानी इसी तरह से 9-9 नक्षत्रों को हम डिग्रियों के हिसाब से बांट लेंगे। 9-9 नक्षत्रों में अगर डिग्रियों के हिसाब से बांटते हैं तो शुरुआत होती है अश्विनी नक्षत्र से। अश्विनी नक्षत्र जो कि 360 डिग्री में 0 डिग्री से आरंभ होते हैं। अश्विनी नक्षत्र पहले नक्षत्र हैं, ये याद रखिए। और अश्विनी नक्षत्र 00 अंश 00 कला मतलब 00 डिग्री 00 मिनट से शुरू होकर के और 13 अंश 20 कला या 13 डिग्री 20 मिनट भी कह सकते हैं, यहाँ तक इनका दायरा है। सौर मंडल में ये पहला नक्षत्र है और इसकी जो परिधि है वो 13 अंश 20 कला है। ऐसे ही सभी ग्रहों की बराबर है 13 अंश 20 कला। भरणी नक्षत्र 13 अंश 20 से आरंभ हो जाता है, जहां पर समाप्ति होती है अश्विनी नक्षत्र की वहीं से भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाता है और भरणी नक्षत्र 13-20 से शुरू होकर के 26 अंश 40 कला तक रहता है। इसके बाद फिर कृतिका नक्षत्र जो कि तीसरा नक्षत्र है और ये शुरू होता है जहां पर भरणी की समाप्ति हुई 26 अंश 40 कला से और इसकी समाप्ति होती है 40 अंश पर। उसके बाद चौथा रोहिणी नक्षत्र 40 अंश से ही आरंभ होता है जहां पर कृतिका की समाप्ति हुई थी और ये 53 अंश 20 कला तक इसका दायरा है। अब पांचवा नक्षत्र जो है मृगशिरा 53 अंश 20 कला से आरंभ होकर के 66 अंश 40 कला तक रहता है। फिर इसके बाद छठा नक्षत्र आर्द्रा। आर्द्रा आरंभ होता है जब मृगशिरा की समाप्ति होती है 66-40 पर और 66-40 से ही आर्द्रा आरंभ हो जाता है। 66 अंश 40 कला से 80 अंश तक
ये रहता है, इसका दायरा है। इसके बाद फिर आद्रा के बाद 7वां नक्षत्र आता है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र 80 डिग्री से आरंभ होकर के 93 डिग्री 20 कला तक इसका दायरा होता है। इसके बाद पुनर्वसु के बाद 8वां नक्षत्र होता है पुष्य। पुष्य नक्षत्र 93 अंश 20 कला से आरंभ होकर के 106 अंश 40 कला तक, और अश्लेषा जो कि इस ग्रुप में 9वां और अंतिम नक्षत्र है, क्योंकि हमने 3-3 ग्रुप में बांट लिया है 27 नक्षत्रों को। अश्लेषा 9वां नक्षत्र है। ये 106 अंश 40 कला से आरंभ होकर के 120 अंश तक रहता है। तो दोस्तों ये पहला आपने समझा कि पहला ग्रुप जो है उसमें 9 नक्षत्रों को आपने याद करना है डिग्रियों से, कितनी डिग्री का कौन सा नक्षत्र आरंभ है और कौन सी डिग्री पर उसकी समाप्ति होती है। नक्षत्रों के नाम और नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों को भी आपने याद कर लेना है। इसके बाद दूसरी पंक्ति भी इसी तरह से आप याद करेंगे। इसमें 10वां नक्षत्र मघा है, 120 अंश से आरंभ होता है और 133 अंश 20 कला तक इसकी पूर्ण होता है ये। फिर उसके बाद 11वां नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, 133 अंश 20 कला से आरंभ होकर के 146 अंश 40 कला तक इसका दायरा है। और 12वां नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, 146 अंश और 40 कला से ये आरंभ होता है, जहां पर समाप्ति हुई थी पूर्वा फाल्गुनी की 146 अंश 40 कला। 146 अंश 40 कला से उत्तरा फाल्गुनी आरंभ होकर के और 160 अंश 00 कला तक ये रहता है। इसके बाद हस्त 13वां नक्षत्र है। 13वां हस्त नक्षत्र 160 अंश से आरंभ होता है और 173 अंश 20 कला पर समाप्त होता है। इसके बाद फिर 14वां चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र 173 अंश 20 कला से ही आरंभ होता है, जहां पर हस्त की समाप्ति हुई थी, और इसकी समाप्ति होती है 186 अंश 40 कला पर। स्वाति नक्षत्र जो कि उसके बाद 15वां नक्षत्र है, 186 अंश और 40 कला से आरंभ होकर के 200 अंश 00 कला पर यह समाप्त होता है। ये यहाँ तक स्वाति नक्षत्र 15 नक्षत्र था। अब 16वां नक्षत्र विशाखा है। ये विशाखा नक्षत्र जहाँ स्वाति समाप्त होता है वहीं से आरंभ हुआ, और ये 200 अंश 00 कला से आरंभ होकर के 213 अंश 20 कला तक रहता है। अनुराधा 17वां नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र 213 अंश 20 कला से आरंभ होकर के 226 अंश 40 कला तक रहता है। ज्येष्ठा उसके बाद है। ज्येष्ठा नक्षत्र 226 अंश 40 कला से आरंभ होकर के 240 अंश और 00 कला तक रहता है। तो ये दो जो ग्रुप है वो आपने समझ लिए। पहले आपने समझा अश्विनी से लेकर के अश्लेषा तक पहला ग्रुप, और दूसरे ग्रुप की डिग्रियां भी आप समझे मघा से लेकर के और ज्येष्ठा नक्षत्र तक। अब तीसरा ग्रुप बचा है। तीसरे ग्रुप में सबसे पहला है मूल, और मूल नक्षत्र आरंभ होता है 240 अंश 00 कला से और समाप्ति है इसकी 253 अंश 20 कला पर। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो कि 20वां नक्षत्र है मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा 253 अंश 20 कला से आरंभ होता है और 266 अंश 40 कला तक ये अपना स्थान रखता है सौर मंडल में। इसके बाद 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। ये 266 अंश 40 कला से आरंभ होकर के 280 अंश तक की इसकी स्थान है सौर मंडल में। श्रवण नक्षत्र 22वां नक्षत्र है और ये उत्तराषाढ़ा के बाद 280 अंश 00 कला से आरंभ होकर के 293 अंश 20 कला तक समाप्त होता है। फिर धनिष्ठा नक्षत्र है 23वां नक्षत्र 293 20 पर ये शुरुआत है इसकी, और इसकी समाप्ति होती है 306 अंश 40 कला पर। फिर शतभिषा 24वां नक्षत्र 306 अंश 40 कला से 320 अंश 00 कला तक। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 320 अंश 00 कला से आरंभ होकर के 333 अंश 20 कला तक, और उसके बाद 26वां उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 333 अंश 20 कला से ही आरंभ होकर के 346 अंश 40 कला तक इसका दायरा है। फिर
अंतिम और 27वां नक्षत्र 346 अंश 40 कला से आरंभ होता है और 360 अंश पर पूर्ण हो जाता है। तो ये एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री और 360 डिग्री में सभी नक्षत्रों का स्थान है। ये सौर मार्ग है जिस मार्ग पर सभी ग्रह भ्रमण करते हैं। इसके बीच में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण के बीच में एक बहुत छोटा नक्षत्र आता है, ये आता है अभिजीत नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा का ऐसे समझ लीजिए कि अंतिम जो चौथा पार्ट है, ये लगभग इससे थोड़ा ज्यादा, ये है अभिजीत नक्षत्र। हालांकि हमें बहुत छोटा नक्षत्र है इसलिए इसका कोई विशेष फल में भी गिनती नहीं की गई और कैलकुलेशन में भी ज्यादा इसको स्थान नहीं दिया गया, लेकिन कहीं कहीं मुहूर्त में ये विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। तो यहाँ आप परिचित हो गए होंगे अब तो 27 नक्षत्रों से, और इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। अगर नहीं हुआ तो कई बार आपको ये वीडियो रिपीट करके देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको नक्षत्रों के नाम और उसके जो स्वामी ग्रह हैं और डिग्रियां हैं इसके साथ याद हो जाएं। डिग्रियां अगर आपको ना भी याद हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वामी ग्रह तो आपको कम से कम जरूर याद होने चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार आप देखें और नोट करें अपने डायरी में, जहां पर आप इस नक्षत्र की पहली कक्षा को नोट्स बनाना आरंभ करेंगे। आप परिचित हो गए हैं 27 नक्षत्रों के नाम और इन सभी नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों से, और इसके आरंभ और समाप्ति के अंशों से भी आप परिचित हो गए हैं, या डिग्रियों कह सकते हैं। अंश या डिग्रियां एक ही बात है और कला या मिनट्स एक ही बात है। तो इससे आगे विस्तार पूर्वक गणित द्वारा सूक्ष्म नक्षत्र फल को जानने के लिए हर नक्षत्र को हम 4 भागों में भी बांट देते हैं। इसमें सभी 27 नक्षत्रों के 108 भाग बन जाते हैं। 108 से कुछ याद आ गया होगा आपको। 108 की संख्या से आप परिचित ही होंगे। 108 की संख्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई भी मंत्र का जप किया जाता है तो उस जप के लिए माला की आवश्यकता होती है। उस माला में 108 मनके ही पिरोए जाते हैं। 108 की संख्या में माला के मनके रहते हैं। इसके पीछे एक आधार भी है, कोई कारण भी है, और कारण ये है कि हर नक्षत्र के हर चरण तक वो जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उस मंत्र की एनर्जी या ऊर्जा उस नक्षत्र चरण को स्पर्श करके लौटे, सूक्ष्म अति सूक्ष्म होकर के अवश्य लौटती है। इसीलिए माला को भी रिपीट किया जाता है बारंबार। 108 दाने की माला के पीछे यही रहस्य है। लौट करके साधक को लाभान्वित करते हैं वो मंत्र की ऊर्जा। नक्षत्र गणनाएं और अभी बहुत इसमें विस्तार भी है, जिसका प्रयोग अलग अलग प्रकार से फल जानने के लिए किया जाता है। ये आपको आगे की कक्षाओं में मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। बने रहना इस चैनल के साथ अगर आप नक्षत्र ज्योतिष सीखना चाहते हैं, और नक्षत्र ज्योतिष का मैं पूरा कोर्स आपको करवाऊंगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस चैनल के द्वारा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। यहाँ हम आगे ये जानेंगे कि इन सभी नक्षत्रों का प्रयोग फलादेश के लिए कैसे किया जाता है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। परिचय कराऊंगा मैं आगे के जो फलादेश हैं वो किस तरह से इनका नक्षत्रों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कहाँ तो मुहूर्त के लिए किया जाता है, कहाँ जातक फल के लिए किया जाता है, और कहाँ किस लिए किया जाता है। तो ये तो रही आज की क्लास। आप भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है और पहले आपने काफ़ी कुछ समझा हुआ है, चाहे किसी संस्थान से या सेल्फ प्रैक्टिस के द्वारा, तो फिर आप नक्षत्र ज्योतिष को सीखना भी चाहते हैं तो अवश्य हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए पूछताछ हमारे इन नंबरों पर कर सकते हैं जो नंबर आपको सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे किया जाता है। नमस्कार।